the goods and services. तो सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बजट जो कि एक प्रक्रिया है, इसके लिए सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि लगातार छठवीं बार अपना बजट पेश कर रही हैं, वो नॉर्थ ब्लॉक से आप देख सकते हैं अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद निकल चुकी हैं। यहाँ पे मीटिंग होती है बाकायदा और उसके बाद वो मीडिया के सामने एक फोटो सेशन होता है जो इस वक्त हो रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएंगी मंजूरी के लिए और करीब 10:15 पर ऐसा बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें बजट को मंजूरी दी जाती है और इसके बाद वित्त मंत्री लोकसभा पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। 2024-25 का अंतरिम बजट, जिसे कि चुनाव से ठीक पहले का बजट है और इसको लेकर उम्मीदें भी ज़्यादा हैं लोगों की। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखी जाएं क्योंकि चुनाव के ठीक पहले का है, लेकिन फिर भी जो हमने पिछली परिपाटी दिखी है 2019 का भी जो बजट था अंतरिम, उसमें बहुत सारे बड़े ऐलान किए गए थे। तो हो सकता है कुछ बड़ा ऐलान हो इस बजट में। सभी की निगाहें 11 बजे, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार लगातार अपना बजट पेश कर रही हैं। इस वक्त नॉर्थ ब्लॉक से निकल चुकी हैं। नॉर्थ ब्लॉक में अधिकारियों से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने एक फोटो सेशन हुआ, उसके बाद वो निकली हैं राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के लिए और उसके बाद होगी कैबिनेट की बैठक जहां मिलेगी मंजूरी और उसके बाद लोकसभा पहुंचेंगे वित्त मंत्री, जहां पर वो सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ेंगी। प्रतिबिंब अशोक जी, कहीं ना कहीं ये जो बारिश हो रही है दिल्ली में, क्या ये आशा की बारिश है? कुछ अपेक्षाएं रख सकते हैं इस बारिश से? यस, बिल्कुल। जो ये हमारे इंद्र देवता भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो ये अंतरिम बजट है वो मेरा ये संभावना की प्रबलता ये है कि जो 4 समूह है हमारे देश में, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं, उस पर ज़्यादा फोकस होगा, उस पर ज़्यादा हमें देंगे। और जो ये वंचित वर्ग है उनकी वरीयता और उनकी मर्यादा और उनकी जो सम्मान है उसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेगा, क्योंकि कोई भी देश विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो, इंक्लूसिव विकास नहीं हो। तो मेरा ये पूरा विश्वास है और आशा भी है कि ये जो स्कीम है ये 4 वर्गों पे ज़्यादा फोकस होगा और उनको सरकार आगे बढ़ाएगी। जी, लेकिन जैन जी, हमने देखा कि पिछले अगर बजट की बात करें तो उसमें सप्तऋषियों का जिक्र किया गया था, 7 समावेशी बिंदु विकास के लिए। क्या उन समावेशी बिंदुओं को समाहित करते हुए हम लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं? जितने इंडिसेस आए हैं उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि हम प्रगति की दिशा में ठोस कदम हम ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है फिस्कल डेफिसिट की बात। तो फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े आए हैं उसमें ये स्पष्ट होता है कि हमने 6.4 जो पिछले वर्ष का था, इस वर्ष अब तक 5.9 हम पहुंच चुके हैं और जो 55% हमारा खर्च हुआ है, फिस्कल डेफिसिट हुआ है, तो हम टारगेट पर हैं और उसके चलते हमारा जो मूल्य वृद्धि हो रही है, इन्फ्लेशन, उसमें उसके कंट्रोल में हमें सहूलियत मिलेगी। जी जी, अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट एक जो है गरीबी को लेकर भी होता है और महंगाई ज़्यादा ना बढ़े उसको लेकर भी होता है। तो गरीबी को लेकर तो बड़े अच्छे आंकड़े आए हैं। पिछले 9-10 बरस में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। अगर बात करें, अगर 6% के अंदर रहती है कहीं ना कहीं महंगाई, तो उसको भी माना जाता है कि कंट्रोल में है। तो पिछले कुछ महीनों से तो लगातार 6 से नीचे है, तो महंगाई के मोर्चे पर भी हम लोग कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। महंगाई के मामले में कोर इन्फ्लेशन हमारा नियंत्रण में है। जो नियंत्रण से थोड़ा बाहर है वो है फूड इन्फ्लेशन, और उसके बारे में कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे अभी गेहूं की कीमतें बढ़ी थीं तो ओपन मार्केट सेल में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी गेहूं निर्गत किया है और व्यापारियों के हाथ में वो पहुंच चुका है। तो इसका असर पड़ेगा जो बाज़ार की दरों पर। तो ये एक कदम है। इस तरह के बहुत सारे कदम लिए जा रहे हैं फूड इन्फ्लेशन को नियंत्रण में लाने के लिए और उसे कम करने के लिए। जी अशोक जी, भारत जो है वो फ्रजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज़ में आ चुका है और हम आगे
इस इकॉनमी को, जो तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को, उसकी रफ्तार को और गति से होता हुआ देखेंगे। एंट्रीम बजट में आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं? आपने 4 फोकस एरिया बताए, गरीब, किसान, युवा, महिला, जिस पर सरकार का जोर रहा है, और ये और भी ज़्यादा कह सकते हैं और भी ज़्यादा फोकस के केंद्र बिंदु में आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो ऐसे वर्ग हैं, जब हम उनको समावेश करेंगे अपनी विकसित देश बनाने के लिए, तभी संपूर्ण देश में विकास होगा। और ये तो बहुत ही प्राइमरी कंडीशन है ये विकास आप सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि 2047 तक हमें विकसित होना है, उसके लिए कदम अभी सही दिशा में हैं। और अगर आप आंकड़े देखें, जैसे महंगाई की दर है, अब ये गरीबों को ज़्यादा हिट करता है कंपेयर टू द अमीर लोग। अब कोई ऐसा देश नहीं है, विकसित देश भी देखा है, कोविड-19 के बाद मोस्टली जो देश हैं, विकसित देश भी हैं, उसमें डबल डिजिट में महंगाई दर बढ़ी। हमने क्या ऐसा किया, डिफरेंट किया कि हमारा बहुत कंट्रोल में रहा। और ये हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका टारगेट है 2 से 6%। लेकिन गवर्नर ने बहुत क्लियरली कहा है थोड़े दिन पहले डावास में ही कि हमारा टारगेट है, वैसे टेक्निकली 6% तक है, लेकिन उन्होंने कहा हम 4.5 तक स्थिर रखेंगे। तो उससे गरीबों को काफी भला होगा, क्योंकि उनकी जो आय है, जैसे एमजी नरेगा में है 14.7 करोड़ के लोग हमारे एमजी नरेगा में है, यानी कि 10% से भी अधिक ऐसे लोग हैं जो न्यूनतम वेजेस पे काम कर रहे हैं, और उनको महंगाई ज्यादा हिट करती है। तो महंगाई को कंट्रोल करना एक ये भी कारण है कि महंगाई को बहुत कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अगर महंगाई आपने कहा कि गरीबों को ज्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन हम लोग पिछले 4 बरस से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये शायद मुझे लग रहा है कि अपने आप में पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी मिसाल होगी, भारत देश, जहां पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अहाते में हैं संसद भवन के। बारिश का थम गई है, हम बात कर रहे थे कि ये आशा की बारिश है, और बहुत सारी आशा इस अंतरिम बजट होने के बावजूद भी लोगों की लगी हुई है। नॉर्थ ब्लॉक से निकल चुकी हैं वित्त मंत्री, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? प्रतिबिंब में इस वक्त जो हूँ शार्दूल द्वार पे हूँ संसद भवन के, और हम तस्वीरों में भी देख चुके हैं कि वित्त मंत्री और जो बजट टीम है वो राष्ट्रपति भवन जाती है। ये परिपाटी है, परंपरा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनको ब्रीफ किया जाता है, मंजूरी ली जाती है। इसके बाद जो है सारा जो अटेंशन का केंद्र है वो संसद भवन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद वित्त मंत्री आती हैं, उनके हाथ में लाल रंग का बही खाता रहता है, वित्त राज्य मंत्री दोनों भी उस वक्त मौजूद होंगे। पर जैसा प्रतिबिंब, आज सुबह से जो है बारिश हो रही है, रात से बारिश हो रही है दिल्ली में, तो मौसम तो सुहाना भी है, ठंडक भी है, और लोगों को भी उम्मीद है, इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो जब संसद भवन आ जाएंगी वित्त मंत्री, उसके बाद पूरी अटेंशन यहाँ पे होगी। उसके बाद प्रतिबिंब जो है कैबिनेट की मीटिंग है, 10 सवा 10 बजे वो मीटिंग होगी। कैबिनेट की अप्रूवल ली जाती है संसद में बजट को पेश करने से पहले, वो कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी, और उसके बाद 11 बजे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो लोकसभा में 2024 का जो अंतरिम बजट है उसे पेश करेंगी। मैं आपको बता दूं कि अंतरिम बजट जो है वो 4 महीनों के लिए होता है, जुलाई तक कि उसमें जो खर्चा चलाना है, सरकार का खर्चा चलाना है, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है उसके लिए खर्चा का अनुमति जो है वो संसद से ली जाती है, तो अंतरिम बजट लाया जाता है। अगर मैं बात करूं उम्मीदों की, तो बहुत उम्मीदें हैं, और जैसे बारिश हो रही है यहाँ पे, उसी तरह लोगों की भी उम्मीदें बहुत हैं प्रतिबिंब। और ये देखना पड़ेगा कि जब 2019 में अंतरिम बजट आया था चुनावी वर्ष में, तब क्या हुआ था। तब उस वक्त के वित्त मंत्री पीयूष गोयल थे, और उस वक्त 2-3 बड़ी चीजें हुई थी। सबसे पहली बात तो पीएम किसान निधि जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं प्रतिवर्ष 3-3 महीने के उस पे किसानों को, उसकी जो घोषणा है वो इसी अंतरिम बजट में 2019 में हुई थी। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 40,000 से बढ़ाकर उसको 50,000 कर दिया गया था, यह भी उसी दौरान हुआ था। तो ऐसी ही उम्मीदें। उसके अलावा जो अपनी इनकम टैक्स की चीजें, स्लैब जो है उसको 5 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया था इसी अंतरिम बजट में 2019 में। तो इस लिहाज से, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, तो अब ये देखना होगा कि 2024 का जब अंतरिम बजट आएगा तो उसमें लोगों की बड़ी मांग है कि क्या टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन आता है। अगर टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं आता है तो एटीसी के अंतर्गत जो सेविंग्स होती हैं लोगों की, जो 1.5 लाख तक की है, क्या उसको 2.5 लाख तक किया जाएगा। इस विषय में लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं।
उसके अलावा चर्चा इतनी भी चलती रहती है, क्योंकि लगातार मीडिया में चर्चा चलती रहती है, खबरों में आता रहता है कि क्या किसान जो पीएम किसान निधि है उसको 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 किया जा सकता है। तो ऐसी उम्मीदें जो किसान वर्ग है उससे जुड़ी हुई उम्मीद से जुड़ जाती है। उसी तरह एटीडी का मामला है, तो ये सारे मामले उम्मीदें लोगों की जुड़ जाती हैं और इस लिहाज से कुछ ना कुछ तो उम्मीद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 2019 का अंतरिम बजट ऐसा रहा है। और कल जो राष्ट्रपति का भी भाषण था प्रतिबिंब, उसमें साफ तौर पे हम सभी ने गौर किया होगा कि राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार जो है विकसित भारत बनाने के लिए 4 स्तंभों पे काम कर रही है और तभी विकसित भारत बनेगा। उसमें पहला युवा शक्ति, फिर नारी शक्ति, फिर किसान शक्ति और फिर गरीब वर्ग। इन 4 वर्ग जो है, इन्हीं स्तंभों पे विकसित भारत का निर्माण होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है और सभी देशवासी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है भारत विकसित भारत बने। तो ये उम्मीद इस बजट से है। और इसके साथ ही जो द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू जो आई है, रिपोर्ट आई है, जो इकोनॉमिक सर्वे की जगह इस बार पेश की गई है, उसमें भी कहा गया है कि अगले 3 वर्षों में भारत जो है वो 3 बिलियन इकोनॉमी वाला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा और 2030 तक वो 7 ट्रिलियन वाला देश बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल पवन, और उस रिपोर्ट में कुछ चुनौतियां भी, जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उन पर भी प्रकाश डालने के लिए कहा गया। आप बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। आप संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जयंत दास गुप्ता जी। ये जो 4 फोकस एरिया है सरकार का, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, सरकार 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य देख रही है। 30 तक 60 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात हम कर रहे हैं। इन चारों को लेकर, और इनमें अगर मैं खासकर युवा शक्ति पे आऊँ, एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, जिसके मामले में अभी थोड़ा सा मुझे लगता है और ज़्यादा बहुत सारे काम हुए हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए तमाम सारी पॉलिसीज़ आई हैं, लेकिन थोड़ा और इसे तेज़ करने की, इसकी रफ्तार को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट में भी ये दर्शाया गया है कि एक बड़ी चुनौती है जो एम्प्लॉयमेंट है। इसे लेकर आप क्या लगता है, इस अंतरिम बजट में कुछ फैसला आएगा? अंतरिम बजट में शायद फैसला इस पर नहीं हो, लेकिन पीएम कौशल विकास योजना जो है, जिसके तहत में स्किल डेवलपमेंट का कार्य होता है, उसमें लगभग 1.25 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उसमें से 24% को नौकरी भी मिली है, रोज़गार मिला है, लेकिन इसका जो प्रतिशत है ये बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो उद्योग में जिस प्रकार के स्किलिंग की ज़रूरत है उसको मद्देनज़र हमें स्किल डेवलपमेंट मिशन को भी उसमें तब्दील करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री की मांग को पूरी तरह से वो मीट कर सकें। दूसरी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते जो भी बदलाव आने वाले हैं भविष्य में, और उसके चलते जो स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, खासकर डिजिटल स्किल्स की, और एजुकेशन लेवल्स में और एजुकेशन के जो हमारे करिकुलम है उसमें परिवर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा और अभी से हमें उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। और आप चूंकि पूर्व राजदूत रहे हैं WTO के, WTO में हमारे किसानों को लेकर और हमारे मछुआरों को लेकर उनके अधिकारों पर लगातार चोट होती रही है, लेकिन ये एक सरकार ऐसी है जिसने हमारे किसानों का पक्ष लिया, मछुआरों का पक्ष लिया, और कहीं ना कहीं ये पूरा दृष्टिकोण कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देशों का है वो बदलने में ये सरकार कामयाब हो गई। और एक बिंदु जिसका जिक्र किसान सम्मान निधि के तहत जो राशि दी गई है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी एक संभावना यहाँ पर हमारे सहयोगी ने जताई। 2,80,00,000 करोड़ तो अभी तक मिल चुके हैं किसानों को, और इसके अलावा जो है फसल बीमा योजना में किसानों ने प्रीमियम भरा है 30,000 करोड़ और 1.5 लाख करोड़ उन लोगों ने क्लेम कर दिया है। लगातार किसानों के विकास के लिए इस सरकार ने न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी काम किया है। इस बात से सहमत हैं आप? जी बिल्कुल सहमत हूँ, और किसानों के लिए जो किया गया है वो सही में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसमें एक चीज़ है जो हम लोगों के यहाँ जो अभी खासकर पिछले वर्षों में हम देख रहे हैं, अनसर्टेनिटीज़ ऑफ वेदर, जो हमारे मानसून की बारिश ठीक समय पर नहीं होती है, उसके बाद बंचिंग हो जाता है रेनफॉल में, और उसके चलते हमारे जो पुराने वाले जो हमारे बीज हैं या जो वैरायटीज़ हैं उनकी यील्ड में उनके काफ़ी कमी आती है। तो हमें ड्राउट रेजिस्टेंट नए वैरायटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, और ये किसानों को
कम मूल्य पर और या रीजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र्स का जहाँ तक सवाल है, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बहुत बल मिला है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र जब की भी ज़रूरत रहेगी और वो हमारा तेल पर आधारित रहता है, तेल के मूल्यों पर, तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और अंत में जो हमारा चेन है, सप्लाई चेन है, जो किसान जो पैदा करता है वो नष्ट नहीं हो बाज़ार तक पहुंचने के पहले, उसके लिए कोल्ड चेन जहां जहां ज़रूरत है, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, इन तीनों पर बल देने की ज़रूरत है। तो इस दिशा में जो गति शक्ति मिशन जो 2021 में घोषित हुआ और उसमें काफ़ी प्रगति हुई है, उसके ज़रिए ये मिल रहा है, सहायता मिल रही है, लेकिन उसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि छोटे से छोटा किसान भी इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल अशोक जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। और जो रिपोर्ट आई अभी इंडियन इकॉनमी और रिव्यू, उसमें निजी निवेश को भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा गया कि इस क्षेत्र में भी, क्योंकि अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है कोविड के बाद भी, जो सरकारी निवेश है वो बहुत ज़्यादा रहा, सरकार की कोशिशें रहीं, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि जो प्राइवेट की जो अपनी भूमिका है निवेश की, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? बिल्कुल उनको प्रोत्साहन करना है, क्योंकि ये जब फिर वही आती है बात कि विकसित देश के लिए सबको आपको समावेश करके चलना है, तो उसमें जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनका योगदान भी बहुत ही अपेक्षित है। और ये जो देश का जो विकास है उसमें सभी को शामिल करके ही हम अच्छे से विकास कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पूंजी निवेश है उसके साथ सिर्फ वो नहीं है, उनकी ओनरशिप हो जाती है, तो उसमें वो अटैच हो जाते हैं और फिर रिस्क भी आपका पार्टनरशिप हो जाती है। रिस्क की सिर्फ उसके जो लाभ होते हैं उसको भागीदारी नहीं करनी है, बल्कि रिस्क को भी करनी है और जो निवेश है उसके लिए भी करनी है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही अहम है और होनी भी चाहिए, और मैं ये देख रहा हूँ कि उनका उसमें काफ़ी जोर लगेगा। और दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा बहुत क्विकली, कि एक जो स्ट्रीट वेंडर है उनका अभी तक कोई नहीं था, उस पर भी थोड़ा फोकस आएगा क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। दूसरी जो विश्वकर्मा छोटे छोटे जो अपने काम करते हैं, जो बेरोज अदरवाइज वो अपने हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनकी आय काफ़ी कम होती है, तो उनके लिए भी एक हैंड होल्डिंग का काम करता है। तो ये दो चीज़ें बहुत, विश्वकर्मा जैसे कोई बार्बर है या नाई है, मोची है, इसने उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो इस पर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए और मुझे आशा है ये भी होगा। और एक और सबसे जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है, लोग फूड वेस्टेज और फूड प्रोडक्शन पे ज़्यादा करते हैं, एक फूड लॉस भी होता है। फूड लॉस कैसे? जैसे अगर आप कहीं आप जाएं, जो संपन्न लोग हैं, इतना भोजन का लॉस होता है, वेस्ट होता है। लॉस और वेस्ट में मैं मतभेद करूंगा, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है कि फूड वेस्ट है, तो एक एक दाना अगर आप उगा रहे हैं एक्स्ट्रा, वो अगर बचाएंगे तो वो उसके बराबर है। तो हमें जो फूड नेट बैंकिंग की स्थापना करनी चाहिए, और जो गरीब है, जो अपना भोजन नहीं कर सकते, कम से कम खाने लायक है, शादी के बाद बचा, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी का कोई बच्चे का बर्थडे है, तो बहुत वेस्ट होता है। ऐसा बैंक बनाए, उससे वैल्यू चेन बढ़ेगी, सप्लाई चेन, और वो जहां पे उनको जरूरत है, जो लोग भूखे सोते हैं, वो उनको मिले। तो इसके लिए भी प्रयत्न करना सरकार को जरूरी मैं समझता हूँ। लेकिन विश्वकर्माओं के लिए आपने बात कही, तो विश्वकर्माओं के लिए तो पीएम विश्वकर्मा एक योजना सरकार लेकर आई है। न केवल उनको जो है अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको ज़्यादा स्किल दिया जा रहा है, और उनकी स्किल को कहीं ना कहीं एक परिचय भी दिया जा रहा है, उनको स्थापित किया जा रहा है, सर्टिफाइड किया जा रहा है। ये भी कोशिश सरकार ने की है एक तरीके से। लेकिन हमारे साथ यदुवेंद्र जी लगातार बने हुए हैं वर्चुअली, और यदुवेंद्र जी, यहाँ पर बात चल रही है 80 करोड़ लोगों को हर साल मुफ्त अनाज देने की। यहाँ बात चल रही है पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने की। यहाँ बात चल रही है कि किस तरीके से मेक इन इंडिया एक ब्रांड बन गया है। तो जो स्कीम, जो योजना परियोजना लगातार पिछले 9-10 बरस से लागू की है सरकार ने, वो फलीभूत होती हुई नजर आ रही है और उसी को ही आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी इस बजट में सरकार। हाँ, नहीं, बिल्कुल बड़ा रोचक एरिया सारे बिंदु कवर कर रहे हैं पैनलिस्ट साहिबान। मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी रिव्यू डॉक्यूमेंट में बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन का
जो दौर था उसमें बाधाएं आ गई हैं, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ को। और इस चीज को अभी रेड सी में जो हो रहा है और जो भी अनिश्चितता है, पूरी दुनिया की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो इंडिया उससे डबल है। 2.5 से 3% पे दुनिया ग्रो कर रही है, हम 7% और अब हम 8% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट का जो एक ग्रोथ इंजन भारत देख रहा था 2 साल पहले कि वो हमको और आगे ले जाएगा, तो वहां पे बड़ा करेक्ट एक व्यू इस रिपोर्ट ने जो इकोनॉमिक एडवाइजर ने रिलीज करी है, उसने बड़ा क्लियरली अच्छे से कहा है कि हालांकि ग्लोबल वैल्यू चेन्स को इमीडिएटली खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत बड़ा क्लियर है कि हमको अपने देश में ऑनशोरिंग या और हमको इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाना है, ताकि वो टेक्नोलॉजी जो और देशों के पास हैं वो हमको आसानी से नहीं देंगे, लेकिन अगर उनको हमारा मार्केट कैप्चर करना है, जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र है या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जो सनराइज सेक्टर्स हैं, और जो ये बात आ रही है कि हम फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से छोड़ दें, तो वो भारत के लिए सही रास्ता अभी नहीं होगा। हम फॉसिल फ्यूल को नहीं छोड़ेंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारा एनर्जी कंजम्पशन अभी बढ़ना है, और वो ऐसे बढ़े कि पहले चरण में तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरह से डीकार्बनाइज हो जाए। तो रेलवे पे जो एम्फोसिस आ रहा है, रेलवे के जो फ्रेट कॉरिडोर्स आ गए हैं, अब नए नेशनल एक्सप्रेसवेज आ गए हैं। आप देखें दिल्ली बॉम्बे 1200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, काफी कुछ बन गया है, शीघ्र ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक की बात हो रही है, केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2 व्हीलर 3 व्हीलर पैसेंजर कार के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिक बसेस का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आने वाला है। और तो जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है 12-13-14% हमारी जीडीपी की है, उसको 8% तक 9% तक आदर्श रूप में आना चाहिए जी। तो उसके लिए नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। बहुत ज्यादा पुराने एक्सप्रेसवेज को चौड़ा करने के बजाय बड़ा सही सोच लिया है कि हम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज त्वरित गति से बना सकते हैं, पूरे पूरे नए कॉरिडोर्स खुल जाएंगे। आप देखेंगे यूपी में, और ये जो नेशनल एक्सप्रेसवेज आ रहे हैं, उधर बुलेट ट्रेन हमारी जो है वो पूरी ओपन अप कर रही है, और गिफ्ट सिटी पूरा एक नया इकोनॉमिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी का वो बहुत तगड़ा इंजन बनेगा। तो ऑन शोर होगा, एक्सपोर्ट करने के बजाय हम चाहेंगे कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, उनको पीएलआई से फायदा मिलेगा, हमारे यहाँ वो मैन्युफैक्चर करें, टेक्नोलॉजी लाएं, और हायर पेड जॉब्स उससे क्रिएट होंगे। तो जो इस स्टेज पे हमारी इकोनॉमी के बेहद जरूरी है कि हम हालांकि फॉसिल फ्यूल से अपना मोह छोड़ दें, हम नेट कार्बन न्यूट्रल के एक लॉन्ग टर्म 2070 तक हमारा एक लंबा रोड मैप है, लेकिन इमीडिएटली हमको एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड एनर्जी कंजम्पशन हर नागरिक का बढ़ाना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग ने रिलीज करी है वो इसी दिशा में बताती है कि पॉवर्टी केवल खाने का कैलोरीज वाला जो पुराना एक ढर्रा था उससे कहीं आगे उसकी परिभाषा बदल चुकी है। शिक्षा वो ग्रहण करें, वो एनर्जी कंज्यूम करें, उनके पास एक्सेस टू वाटर हो। तो डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी हैव चेंज्ड वेरी राइटली, और उसको बड़ा क्लोजली देश ट्रैक कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो ये बजट है वो इस चीज को जोर देगा, और जो गति शक्ति है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है दर्शकों को समझाने के लिए, और 16 मंत्रालयों के जो 29 डिजिटल डेटा बैंक्स हैं वो सब आप एक ही मैप पे आ गए हैं। तो एक साथ वो आप देख सकते हैं कि किस जगह देश में रेलवे की भी प्रोजेक्ट आ रही है, सड़क भी आ रही है। तो मल्टी मॉडल जैसा आपके प्रेजेंटेशन में आया, उससे आप देखेंगे 4 से 5% हमारी इकोनॉमी कंपेटिटिव हो जाएगी। बेटर क्वालिटी का हमको सामान मिलेगा, समय पे मिलेगा, और इंडियन कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वही वर्ल्ड का कंज्यूमर भी कंज्यूम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्सपोर्ट के लिए हमारी क्वालिटी अलग है और हमारे कंजम्पशन की क्वालिटी अलग है। वो जो डिफरेंशिएशन है वो हट जाना चाहिए, और बढ़िया क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी से हमारी इकोनॉमी की जो कंपेटिटिवनेस है वही हमारी जीडीपी को डबल डिजिट ग्रोथ 10% एंड अबव
का जो टारगेट हमारा है वो 2 से 3 साल में हम अवश्य हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, मल्टी मॉडल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर सरकार का खासा फोकस है। जयंत दास गुप्ता जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगी कि भारत की अर्थव्यवस्था में खपत का जो योगदान है, कंजप्शन का, वो भी 60% के आसपास है। कंजप्शन को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस दिशा में और प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कंजप्शन, प्रोडक्शन से कंजप्शन किस तरीके से लिंक है हम जानते हैं। ये बात आपने सही कही। कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है कि एक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो हो फ्यूचर के लिए। दूसरी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट में के साथ उसका सीधा सरोकार है। जब जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम भी उठाए हैं, और अभी IMF के जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें है कि भारत 6.5 से 7% के बीच में इसकी दर रहेगी GDP वृद्धि की, और वो कंजम्पशन लेड होगा। क्योंकि एक्सपोर्ट, जैसे यदुवेंद्र जी ने भी अभी जिक्र किया, एक्सपोर्ट के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं अगले 2-3 सालों में बहुत ब्राइट नहीं है। क्योंकि जैसे सबसे बड़ी खपत वाला देश यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें 1.7% और 2% के नीचे ही उसकी दर रहेगी वृद्धि की। चीन में एक स्लो डाउन हो रहा है। तो इसके चलते अगर आप देखें, बड़े बड़े जो देश हैं बाहर, उनमें सब में कंजम्पशन कम होगा, और इसके चलते एक्सपोर्ट मार्केट भी उस तरह से बढ़ेगी नहीं। 3-4% की जो दर रहती है उस दर से नहीं बढ़ पाएगी। तो हमें कंजम्पशन पर ध्यान देना पड़ेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन। जी अशोक जी, यहाँ पर सप्लाई चेन की बात की है, ग्लोबल सप्लाई चेन, और जो वैश्विक परिदृश्य इन दिनों है, और वैश्विक परिदृश्य ज़्यादातर हमारे आसपास ही जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे माहौल में भी रेड सी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया यदुवेंद्र जी के द्वारा कि वहाँ के चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इन चैलेंजेस के बीच में भारत को किस तरीके से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सामरिक तौर पर या सैन्य तौर पर इस चुनौती में भी भारत एक वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। हम देख रहे हैं रेड सी में अलग अलग देशों के जो वाणिज्यिक और बिजनेस शिप्स हैं उनको किस तरीके से बचाने का काम या उनको किस तरीके से डिफेंड करने का काम लगातार भारत की नेवी कर रही है, नौसेना कर रही है। इसमें भी वैश्विक स्तर पर भारत का एक अलग ही रोल है, अलग ही भूमिका जो है निखर कर सामने आई है। बिल्कुल, जो भारत है इस समय ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, और थोड़े सालों में हम विश्व के लीडर बनने की पूरी संभावना है। और उसके लिए जैसे ये एक डिमांड की बात आई, मैं उसमें एक बिंदु और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप मेरी रिसर्च बताती है कि अगर आप एग्रीकल्चर में 1% की ग्रोथ करेंगे तो दूसरे सेक्टर के 2 से 3% की ग्रोथ के बराबर है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कृषि पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, और उसी की वजह वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि 45.5% जो लेबर फोर्स वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में है। तो जब तक आप वहाँ पे आपकी किसानों की आय नहीं बढ़ाएंगे, और फूड चेन है, क्योंकि हम नेट फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो कृषि में जो हमारा जो संभावना है एक्सपोर्ट की वो बहुत अधिक है। हम $50 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि कुछ सालों में हमारा $100 बिलियन सिर्फ एग्रीकल्चर का है, वो भी करेंगे। तो कृषि में बहुत फायदा है, और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, वो हमारी ताकत भी है। तो उस तरह, और क्योंकि ये हमारा, अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को अगर बांटें तो 3 सेक्टर में बांट सकते हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर है, तो उसको हमें एक्सपेंड करना है। लेकिन मैं सामरिक रूप से जो हम सी एरिया है उसमें जो हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है, वो इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हमने G20 के दौरान भारत, वेस्ट एशिया और यूरोप के एक कॉरिडोर का जिक्र किया है, और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। जब तक हम समुद्री क्षेत्र में एक ताकत के रूप में हम लोग सामने नहीं आएंगे, इस कॉरिडोर की सफलता जो है कहीं ना कहीं जैन जी वो उसको लेकर एक संशय बना रहेगा। उस संशय को दूर करने के लिए भी इस तरीके के कदम उठाने जरूरी हैं जो भारत उठा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। और रेड सी का जो जिक्र हुआ है, रेड सी में अगर शिपिंग वहाँ प्रभावित होता है तो एक्सपोर्ट्स
कीमती और ज़्यादा हो जाएंगे। खास करके हमारे जो मेन डेस्टिनेशंस हैं, यूरोप हो, यूएस हो, उनमें जो हमारा पूरा अफ्रीका से घूम करके जाना पड़ेगा नीचे से साउथ अफ्रीका के बाद, तो उससे काफ़ी कीमतें बढ़ेंगी और स्वाभाविक है कि उससे डिमांड घटेगा और कंजम्पशन घटेगा। तो रेड सी में इसलिए सिर्फ भारत की ही नहीं और देशों का भी उसमें हित उसमें निहित है। तो सारे लोग मिल करके वहाँ जो पायरेसी की बात हो रही है और एक अटैक्स भी हो रहे हैं, हुती रेबल्स ने किया है, तो इन सब को मिल करके सबको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। और ये भारत की जो बढ़ती क्षमताएं हैं, जो हमारे इंटरेस्ट अब और ज़्यादा बढ़े हैं, खासकर एक्सपोर्ट्स में, शिपिंग में, तो उनका एक प्रतिफलन है कि हम इसमें सक्रिय कदम ले रहे हैं इसे रोकने के लिए। अमृता कुछ पूछना चाह रही है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे दिमाग में कौन रहा है, इसलिए मैं उस जोड़ देता हूं, क्योंकि हम लोग डिफेंस सेक्टर में भी लगातार काम कर रहे हैं। हम तकरीबन 70% डिफेंस के कंपोनेंट्स और उसके जो हथियार हैं वो इंपोर्ट किया करते थे। आज भारत वो देश बन गया है जो तकरीबन 150 लोगों को जो है डिफेंस से जुड़े हुए उत्पाद एक्सपोर्ट कर रहा है। ये क्या बदलते हुए भारत का परिचायक है? बिल्कुल है, और ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा एक उसकी एक कड़ी है कि हमने अपनी जो हमारी निर्भरता थी कि हम विदेश से, हम 2-3 साल पहले हम सबसे ज़्यादा आयात करते थे सारे विश्व में हथियारों का। तो आज भी शायद वो स्थिति 1 नंबर पर नहीं तो 2 नंबर पर होंगे, लेकिन वो हमने कदम उठाए हैं कि हम अब आत्मनिर्भर बन जाएं और हम बल्कि निर्यातक बने। और कई मामले में जैसे मिसाइल्स हैं, हवाई जहाज़ हैं या स्मॉल आर्म्स हैं, हमने अब निर्यात करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें हमने डिफेंस सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए भी, पूंजी निवेश के लिए भी हमने ओपन अप किया है कुछ शर्तों के साथ में। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसके फल मिलेंगे। अशोक जी, आपका कुछ? यस, मैं बिल्कुल सहमत हूँ हमारे को पैनलिस्ट से। और ये जो है, हम देखिए फिर वही बात आती है कि विकसित देश, अगर विकसित देश है तो कोई भी आपका ऐसा बिंदु नहीं है जिसमें आप कमजोर हैं। हर एक एंगल से, हर एक फ्रंट पे हमें मजबूत करना, उसमें डिफेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम देखिए हमारे पड़ोसी देश क्या करते हैं, उसके हिसाब से आपको मैचअप करना है। एंड फिर लेकिन इसका क्रेडिट तो कहीं ना कहीं सरकार को जाता ही है। बिल्कुल जाता, जो परिदृश्य बदल दिया है, सिनेरियो एकदम चेंज कर दिया है पिछले कुछ वर्षों में, उसका क्रेडिट तो जाता ही है 101%। बिना सरकार की जो नीतियां हैं, वो जो सोच है, दूर की सोच है, दूरगामी सोच है, उसका फल हमें मिल रहा है और दिख भी रहा है कि आगे वाले सालों में पिछले सालों से और बेहतर होने वाला है। ये मेरा पूरा विश्वास। और सिर्फ ये इमोशन की बात नहीं है, डेटा दिखा रहे हैं, हमारी जो नीतियां हैं उनके जो फल दिख रहे हैं। अब कहीं भी देश में जाइए, पहले इंडियन पासपोर्ट वालों को कोई खास महत्व नहीं मिलता था, अब कहते हैं अच्छा इंडियन पासपोर्ट, तो लोग इतना आपको आदर देते हैं। हम खुद गए थे तो उसमें ऐसा है कि आप, ऐसा लगता है कि बहुत सब चेंज हो गया पिछले 8-10 सालों में। ग्लोबल टाइम्स तक को हमारे देश की नीतियों और हमारे सरकार की प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ गया है। तो अपने आप में ये तो माना ही जाएगा कि वैश्विक स्तर पर हम लोग काफी कुछ अलग कर रहे हैं। बिल्कुल। अशोक जी, मैं आपके पास एक और महत्वपूर्ण सवाल के साथ आना चाहूंगी। वर्तमान सरकार वो सरकार है जिसने नारी शक्ति को वंदन किया है। बिल्कुल। ये वो सरकार है जिसने उज्ज्वला स्कीम चलाई, हमारे जो तबके की, छोटे तबके की जो महिलाएं थी उनको धुएं धक्कड़ से हटाकर एक नई रोशनी दिखाई। ये वो सरकार है जो नारियों के लिए बहुत कोशिशें कर रही है और नारी शक्ति जो है वो इनके 4 फोकस जो एरिया हैं उसमें प्रायोरिटी पे है भी। लेकिन जो लेबर फोर्स है पूरे देश की, उसमें जो महिलाओं की हिस्सेदारी है या भागीदारी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। वो हम खुद ये मानते हैं। और विश्व बैंक की जो एक रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर जो ग्रोथ रेट है उसमें 1.5% का इजाफा किया जा सकता है। कितना इम्पॉर्टेंट है ये मुद्दा, और महिलाओं की भागीदारी लेबर फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, वो अनुकूलता बनाई जा सके कि महिलाएं काम करें, घरों से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा
सरकार इस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिख रही है आपको आगे? देखिए, ऐसा है, कई आप सरकार ने कदम उठाए जब महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे हमारे जो संसद में है, लोकसभा में, विधानसभाओं में, उनके लिए उन्होंने आरक्षण की किया है, वो एक्ट भी बन गया नारी है, शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये इतना सफल है। तो ये स्टार्ट है अभी भी। देखिए, अगर आपके दो पाँव हैं, अगर एक पाँव नहीं चल रहा है तो वो कभी विकसित देश नहीं होगा। तो ये नारी और पुरुष, उनका लगभग 50% है पॉपुलेशन में, उनकी जनसंख्या में। तो आप एक को कैसे छोड़ सकते हैं? तो वो जो बढ़ रहा है और वो एक अच्छा संकेत दे रहा है। हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो दिशा है विकास की, वो सही डायरेक्शन, बस स्पीड पकड़ने की बात है। पहले क्या था, दिशा ही नहीं थी तो स्पीड का कोई महत्व ही नहीं है। आप अगर डायरेक्शन आपका रॉन्ग है, स्पीड डज नॉट मैटर एट ऑल, उसका कोई है ही नहीं सिग्निफिकेंट। तो मेरे को खुशी इस बात की है और आशा भी है, विश्वास भी है कि हमारा जो दिशा है वो सही दिशा पे जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ रहे हैं और वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उनकी जो भागीदारी है कार्यबल में और दूसरे क्षेत्रों में, गिलास सीलिंग भी टूट रही है। जो पहले लोग कहते थे कई अर्थशास्त्री की महिलाओं के लिए गिलास सीलिंग है, वो अब ब्रेक हो गई है। तो ये सारी बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इस वजह से हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारा महिलाओं का भी उतना ही योगदान होगा जितना पुरुषों का होगा। और पुरुषों को ये चाहिए कि जो अनपेड वर्कर है महिलाओं करती हैं अपने घरों में और सब, उसमें वो भागीदार बने। तो ये जो पुरुष वर्ग हैं, उनको ऐसा सोच बदलनी चाहिए। तो सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे। अब तो ये भी मांग उठने लगी है अमृता कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जिनको हम हाउस वाइफ कहा करते हैं, जो वो काम करती हैं, उनको भी हमें जीडीपी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना चाहिए। उनका जो काउंट करना चाहिए उनको। काउंट करना चाहिए। क्या वो ये किसी तरीके से संभव है? ऐसा नहीं, संभव तो है। ऐसा जो टेक्नोलॉजी जो मेथोडोलॉजी है, जो नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, भारत सरकार के मंत्रालय, वो सब करती है नेशनल अकाउंट। तो मुझे नहीं लगता मेथोडोलॉजी में कहीं ऐसी दुश्वारी है कि आप नहीं कर सकते हैं। सोच बदलने की बात है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़े आंकड़ों की जरूरत है। उसके लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा किस किस तरह के काम है जिसको हम नेशनल अकाउंट्स में डाल के जीडीपी में हम उसको समावेश कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं, उसको मोनेटाइज करना है। और मोनेटाइज करने के लिए हमें इस पर प्रयास करना चाहिए। वैसी आपको परिकल्पना करनी है और वैसा, क्योंकि अभी तक नहीं किया, ये नहीं है कि हम आगे भविष्य में नहीं कर सकते। पूरे सक्षम है। हमारे देश के जो सांख्यिकी गण है, स्टैटिस्टिशियंस है, वो टॉप क्लास के हैं। सिर्फ लेकिन जैन जी, हम ये देख रहे हैं कि पिछले अगर एक सप्ताह की गतिविधियों पर ही नजर डालें तो नारी शक्ति किस तरीके से इस देश में प्रभावी रूप से काम कर रही है। कल राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, आज एक नारी शक्ति वित्त मंत्री के तौर पर जो है बजट पेश करने वाली हैं। और इससे पहले जो है गणतंत्र दिवस की परेड जो है पूरी तरीके से नारी शक्ति को डेडिकेटेड थी। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हुआ है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें हर स्तर पर हमने अपना नारियों के सम्मिलित होने की के पथ में जो बाधाएं थीं उसे दूर कर दी हैं। और अब बहुत सारी नारियां हैं जो फाइटर प्लेन चला रही हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पद तक जा रही हैं। और आने वाले दिनों में एक और मैं आंकड़ा देना चाहूँगा, हायर एजुकेशन में अब 55% नारियां सम्मिलित हो रही हैं और पुरुषों की संख्या उसमें कुछ ह्रास हुआ है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, लेकिन प्रतिशत के मामले में 45% है। जी, लेकिन आपने एजुकेशन का जिक्र छेड़ ही दिया है तो हम नई शिक्षा नीति का भी जिक्र कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति क्या एक टर्निंग पॉइंट होगी, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं क्या टर्निंग पॉइंट होने वाला है? ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जो क्षमता है उसे हम उभारें, खासकर रिसर्च के मामले में। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की और नई टेक्नोलॉजी के सहारे हम और उन्नति के रास्ते में चलने की बात की। तो ये जब तक आपके अपने देश में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्नत नहीं होगा तब तक कोई आ करके आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि भारत शोध के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में थोड़ा सा इसलिए जो है आगे नहीं आ पाया कि हम अपनी भाषा में अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं। शोध का विषय जो है वो अंग्रेजी होता है,
जबकि और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, वित्त मंत्री का कारवां आगे बढ़ता हुआ और कुछ ही क्षणों में वो पहुंच जाएगा संसद भवन। सारी निगाहें इस नारी शक्ति यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर लगी हुई हैं पूरे देश की। आज वो अपना छठा वित्त बजट पेश करने वाली हैं और क्या कुछ हम लोगों ने हासिल किया है आर्थिक रूप से 8-9 बरस में, और क्या कुछ हासिल करने वाले हैं आने वाले बरसों में, और क्या उसका केंद्र बिंदु बनेगा आज का वित्त मंत्री का ये अंतरिम बजट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वित्त मंत्री जो हैं वो निकल चुकी हैं संसद भवन परिसर की ओर और सभी की निगाहें और इस बात पर टिकी हैं कि 11 बजे जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ेंगी तो उस जो लाल रंग का बही खाता है प्रतिबिंब जिसका आपने जिक्र किया, अब तो बड़ा टेक्नो हो गया है, छोटा सा हो गया है। पहले हमें वो दिन भी याद है जब एक बड़ी सी ब्रीफ केस आता था रेड कलर का, लेकिन अब वो भी छोटा हो चुका है। डिजिटलाइजेशन का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पेपरलेस हो चुका है बजट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस सरकार की उपलब्धि रही। और उस पिटारे में से क्या कुछ खास निकलेगा, एंटरिम बजट है, लेकिन बावजूद लोगों की उम्मीदें जो हैं वो परवान पर हैं, इसलिए भी कि 2019 का जो बजट था वो भी अंतरिम था, लेकिन महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, चाहे वो किसान सम्मान निधि की ही बात ना हो और उसमें अब बढ़ावे की बात की जा रही है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें तो लगातार 6वीं बार वो वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश कर रही हैं। थोड़ी देर पहले हम महिला सशक्तिकरण की बात भी कर रहे थे, लेबर फोर्स में उनको बढ़ाने की भी बात कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही सुखद तस्वीर हमारे देश के सामने है कि राष्ट्रपति महिला हैं, वित्त मंत्री महिला हैं और प्रतिबिंब जैसा कि आपने जिक्र किया कि 26 जनवरी की जो परेड हमने देखी वो वहाँ पे महिला सशक्तिकरण का जो बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, ये अच्छे उदाहरण हैं जो एक उत्साहवर्धन करते हैं। और देश जो कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना संजोकर बैठा है, उस दिशा में कदम अगर बढ़ाना है तो नारी शक्ति को हम कहीं से भी भूल नहीं सकते और सरकार ने नारी शक्ति को वंदन भी किया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर बाद जब संसद में बजट भाषण पढ़ा जाएगा तो सारी जो आशंकाएं हैं या जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, उस पर सर पर्दा उठेगा। प्रवेश करता हुआ कारवां वित्त मंत्री का संसद भवन के भीतर, और जैसा कि अमृता ने बताया कि कुछ देर में वो संसद भवन के भीतर नजर आएंगी और वित्त बजट अंतरिम बजट जो है वो एक बार पेश करेंगी और क्या कुछ उस अंतरिम बजट से निकल कर आएगा, सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर लगी हुई हैं। विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं और ये संसद का नया भवन, और इस संसद के नए भवन में पहली बार दोनों सदनों को एक साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एड्रेस किया था। उनका पहला अभिभाषण था इस संसद के नए भवन के भीतर। जी हाँ, हर क्षेत्र में हम लोग एक प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता के उदाहरण पेश कर रहे हैं और संसद का ये नया भवन भी हमारे स्वदेशी प्रेम और आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। और आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं संसद भवन और मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद हैं। वो एक बार चाह रहे थे कि उनसे मुखातिब हो वित्त मंत्री, और जिस एक पैकेट का, लाल कलर के पैकेट का जिक्र बार बार अमृता कर रही थी, उसको दिखाते हुए मीडिया कर्मियों को, और ये बहुत ही कहते हैं ना गागर में सागर, ये वो गागर है जिसमें से शायद आज देश के लिए एक सागर निकलने वाला है आर्थिक तौर पर। बिल्कुल। और आपको बता दें कि केंद्रीय बजट की जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके बारे में आपको बता दें कि ऑफिशियल चैनल दूरदर्शन और संसद टीवी पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। इसके अलावा पीआईबी के सोशल प्लेटफॉर्म पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय की यूट्यूब चैनल पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। संसद टीवी लगातार आज सुबह 8 बजे से ही संसद पर स्पेशल कवरेज कर रहा है बजट पर, और ये लगातार दिन भर जारी है। आप जुड़े रहिए संसद टीवी के साथ। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन परिसर से, और स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयंत दास गुप्ता जी और अशोक जी। अशोक जी, आज अब चूंकि वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ 1 घंटे का वक्त है और वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं संसद भवन में, और जो नया संसद भवन है प्रतिबिंब, कई कीर्तिमान गढ़े हैं
नया तो बना ही, नई बिल्डिंग बनी और उस बनने के साथ ही नारी शक्ति को वंदन किया गया। वो बिल जो 27 सालों से अटका हुआ था, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। तो इस बार 24-25 में भी लोग कुछ नया होने की ही उम्मीद कर रहे हैं, बजट भले ही अंतरिम क्यों ना हो। बिल्कुल, इस समय जो है देशों हमारे हर नागरिक की, मैं तो गांव में बहुत ट्रैवल करता हूं और हर एक को इतना उत्साह है कि वो कभी मैंने नहीं देखा। मैं तो कई सालों से सरकार में हूं और गाँव में मैं बहुत भ्रमण करता रहता हूं, टूर करता रहता हूं, लेकिन जो अब जो उत्साह है, ऐसे लग रहा है कोई फेस्टिवल होने वाला है 2024 के जो इलेक्शन है। तो वो उस तरह का माहौल है। वो इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आशा पे है, और क्योंकि वो लोगों को दिख रहा है कि ये जो सरकार है वो दे मीन द बिजनेस, वो गरीबों के उत्थान के लिए सिंसियरली काम कर रही है, और उस वजह से हमारी जो विदेश में ख्याति है वो बढ़ रही है। अब जैसे नया भवन है, उसके अपने अपने रीजन थे, कारण थे कि क्यों बनाया गया, लेकिन उससे एक संकेत भी जाता है विदेशों में कि हमारा भारत इतना सक्षम है कि इतने लोगों के लिए एक नया, पहले से इतना अच्छा था और इतना बड़ा भवन किया। वो हमारा एक मतलब डेमोक्रेसी का टेम्पल है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता बहुत बरसों से महसूस की जाती रही है। उसमें जो है नया संसद भवन बनाना भी एक बिंदु था, उसके अतिरिक्त जीएसटी लागू करना भी था, लेकिन बरसों बरस से पेंडिंग था, नहीं हो पा रहा था। आपने कहा ना कि सोच बदलेंगे तो कहीं ना कहीं देश भी बदलेगा, तो सोच बदली है तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ कहीं ना कहीं जयंत जी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, और आत्मनिर्भर भारत, थोड़ी देर पहले जो बिंदु उठाया गया था कंजम्पशन की बात, तो आत्मनिर्भरता न सिर्फ हमारे प्रोडक्शन के बारे में है, बल्कि हमारे जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारी जो आय है, जो साधारण मीडियन अगर इनकम कहा जाए, और ख़ासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए जो आय है, डिस्पोजेबल इनकम्स हैं, उसमें बढ़ोतरी की ज़रूरत है, जिससे हमारी ये जो आर्थिक विकास की गति है वो बरकरार रहेगी और आगे बढ़ेगी। हमने यहाँ पर बात की है गरीबी से निकलने के आंकड़े हम लोगों ने सामने रखे हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले 9-10 बरस में गरीबी से बाहर आए हैं। और आप आय बढ़ने की बात करें तो आय बढ़ने का भी एक आंकड़ा ये है कि आय जो है आम भारतीय की 2 गुनी हो गई है। मतलब इस क्षेत्र में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, और परियोजना जो लागू की गई है वो फलीभूत होती नजर आ रही है। जी हाँ, ये भी बात सही है, और अभी और काफ़ी दूरी तय करनी है। ये पथ लंबा और दूरी तय जब करने की बात आती है तो उसमें आधारभूत ढांचा जो है वो खासा महत्वपूर्ण हो जाता है अशोक जी। और आधारभूत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हो रहा है, दूर दराज के इलाकों में सड़कें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, और सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पुल, टनल जो है हम भारतीय बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में सड़कें नहीं हुआ करती थी, और सड़कें इसलिए भी नहीं हुआ करती थी, कहा जा रहा था कि 1962 का जब युद्ध हुआ चीन के साथ, एक डर बैठ गया था सरकारों में कि कहीं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी सड़कों का इस्तेमाल करके चीनी सेना भारत के अंदर प्रवेश ना कर जाए। लेकिन उस परिदृश्य को किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर अशोक जी इस सरकार ने बदल दिया, वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। तो ये दर्शाता है कि सरकार का भी कॉन्फिडेंस कितना है, और वो सबको, जो कोई भी देश है, किसी से सरकार बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही है, और वो आंख में आंख मिला के कह रही हैं भैया ठीक है, आप कुछ भी हैं, हम आपसे कम नहीं हैं। और जो भी अगर कोई भी किसी तरह का भी हमें चुनौती देता है तो उसका एक सही अंदाज में और बिल्कुल ही कैलकुलेटेड आप रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा जो नेतृत्व है बहुत ऊपर उभर करके निकल रहा है। और चाहे आपके कोई भी देश है अड़ोस पड़ोस में, जिसने भी कुछ जो भी हमें चुनौती दी है, उसका हमने बिल्कुल सही समय पे और प्रयुक्त मात्रा में, और जितना जरूरी है उतना हमने उसको रेस्पॉन्स किया। ये भी बहुत जरूरी है नेतृत्व प्रदान करने के लिए। तो एक तो घरेलू फ्रंट पे है, दूसरा है विदेशों में हमारी क्या नीति है। जो हमारी विदेश नीति है वो भी बहुत सक्षम होके गुजर रही है, और घरेलू में तो है ही। तो हमें दोनों फ्रंट को समान रूप से उसको एम्फेसिस देके हम आगे बढ़ रहे हैं, और यही सही समय है, और यही नहीं, और चहुं दिशा में हम लोग जो है कहीं ना कहीं आधारभूत ढांचे पर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें भूमि की, अगर बात करें नभ की, अगर बात करें पानी की,
हर जगह जो है लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अगर नेशनल हाईवेज के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें, 1,46,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज तैयार हो गए हैं। उसकी गति, हाईवेज पहले भी बनते थे, लेकिन जो गति में परिवर्तन आया है, गति ही कहीं ना कहीं किसी देश को आम देश से विकसित राष्ट्र की ओर ले जाती है। इसके अलावा हाई स्पीड कॉरिडोर की बात करें, 500 किलोमीटर था पहले, अब 4,000 किलोमीटर से भी अधिक हो गया। एयरपोर्ट 74 थे, 149 से ज़्यादा हो गए हैं। बंदरगाह में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अब 2 गुनी से ज़्यादा हो गई है। तो चहुं दिशा में हम लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है आशा जग गई है कि हम एक विकसित राष्ट्र बहुत जल्द बन पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो कनेक्टिविटी है रोड से, कम्युनिकेशन से, और ये बहुत आवश्यक है विकास के लिए। तो पूरा जो देश के हमारे 140 करोड़ लोग हैं, सभी वो अब कोई महत्व नहीं है इस बात का कि आप देश के किसी दूरगामी जगह पे रह रहे हैं कि सेंटर में रह रहे हैं कि दिल्ली में रह रहे हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि उतने ही सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो कनेक्टिविटी विकास के लिए चोली दामन का साथ है। तो जो हमने सरकार ने जो, जैसे आपने कहा, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सड़कें हैं, कम्युनिकेशन है, चाहे डिजिटल हो चाहे अन्यथा हो, सारे लोग जो गरीब वर्ग है, अब देखिए हर एक की जगह आप कनेक्टिविटी है, आपका इंटरनेट है देश के बिल्कुल कोने कोने तक। तो ये सारे विकास में बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। जी, और विकास में भूमिका अदा कर रहे हैं। और विकास का ये पथ जो है किस तरीके से आगे और सुनहरा हो सकता है, उसके लिए आज जो अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं, उस पर देश की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं और हम लोग लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में प्रवेश कर गई हैं और मेरे साथ जुड़ गई हैं प्रीति। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिबिंब। जाहिर तौर पर बस 1 घंटे का इंतजार और है। 11 बजे से संसद की कार्यवाही की शुरुआत होगी और 1 फरवरी का दिन जब आज अंतरिम बजट पेश होगा। तमाम चीजें हैं इस 1 घंटे के अंदर। क्या उम्मीदें हैं जो बजट के जरिए, इस अंतरिम बजट के जरिए सामने आ सकती हैं? कितना बड़ा दायरा होगा अंतरिम बजट के अंदर? तमाम मेहमानों से लगातार इस पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ अशोक विशनदास जी और जयंत गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, तमाम बातें आपने बताई और लगातार आप बात करते रहते हैं। किसान, महिला, गरीब और युवा, इन चारों के लिए क्या चीज सामने आ सकती है बजट में, इस पर सबसे बड़ी नजरें होंगी। जयंत जी, क्योंकि अब 1 घंटे का वक्त है, बड़े 3 पॉइंट जो आप बजट में देखना चाहते हैं, अंतरिम बजट है लेकिन उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है, जो बड़े 3 पॉइंट आप देखना चाहते हैं बजट में। देखिए, ये तो विश लिस्ट की बात है, बहुत लंबी भी हो सकती है, लेकिन 3 बिंदु अगर हों तो इसमें एक तो जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसे मजबूत करने की ज़रूरत है और उसको उद्योग के साथ में जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के जो ग्रेजुएट्स हैं जो निकल रहे हैं वहाँ से पास करके प्रशिक्षण ले करके उन्हें रोजगार मिले। ये सबसे बड़ी चीज़ है जी। दूसरी बात ये हुई कि जो हमारी आधारभूत संरचना वाली जो बात चल रही है, 30 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से हम नई सड़कें जोड़ रहे हैं, तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है और इसमें आर्थिक विकास को बहुत अधिक इसमें जोर मिलता है। तो आधारभूत संरचना पर जो जोर है वो बरकरार रहे। और अंतिम में बिंदु जो ये मैं कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई पहलू हैं और उसमें बात चल रही है कि उसके चलते और बेरोज़गारी बढ़ सकती है, खास करके जो शिक्षित वर्ग हैं उनमें। तो हमारे करिकुलम को परिवर्तित करने की ज़रूरत है, खास करके स्कूल के स्तर से ही। और जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर और प्राइमरी हेल्थ केयर, इन दोनों बिंदुओं पर। लेकिन जब भी नई तकनीक आती है तो शंकाएं जताई जाती है। कंप्यूटर्स आ रहे थे तब भी कहा जा रहा था बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लेकिन रोजगार बढ़ा ही है तकनीक के समावेश से। और नवविक्रम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवविक्रम, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं संसद भवन के भीतर। क्या कुछ परिदृश्य है संसद भवन के भीतर और बाहर?
जी प्रतिबिंब, अभी से कुछ देर पहले अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अंदर पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर उम्मीदों का बजट है। और जैसा कि अभी स्टूडियो में बात हो रही थी कि ये अंतरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, तो सरकार संभव है कि वोट ऑन अकाउंट है तो इस पर अंतरिम बजट पर निकल भी सकती है, कुछ ज़्यादा घोषणाएं ना हो। लेकिन आप अगर प्रतिबिंब आप पिछली बार का 2019 का अगर वोट ऑन अकाउंट अंतरिम बजट देखेंगे तो उसमें करीब 100 मिनट का भाषण था अरुण जेटली जी की जो तबीयत नासाज थी, तो पीयूष गोयल जी ने वो बजट पेश किया था और कई अहम फैसले किए गए थे, जैसे कि किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई बात आई थी और कई अहम ऐलान किए गए थे बजट में। तो इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि सरकार का इंटेंट है, हम 2019 से अब तक एक बड़ी लंबी छलांग अर्थव्यवस्था ने ली है और हम जीडीपी के मामले में आज दुनिया की अगर हम बात करें तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो आगे का इंटेंट क्या होगा? कोशिश है सरकार की कि हम जो भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने, विकसित देश बने, तो ऐसे में ये बजट निश्चित तौर पर सरकार की दिशा को जरूर दिखाएगा और इसमें निश्चित तौर पर हर वर्ग के लिए, जैसा कि अभी बात सुनते भी आ रहे हैं कि एक तरह से नीति निर्देशक बजट हो सकता है, कैसी पॉलिसीज रहेंगी, किस तरह से जो रिफॉर्म्स लगातार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। इनके तमाम आयामों पर हम मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा विक्रम, अगर हमें वहां की आप थोड़ी हलचल बता पाएं, कैबिनेट अप्रूवल लेना होता है पहले, क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या प्रक्रिया होती है जो बजट पेश करने से पहले होती है, और अंतरिम बजट से पहले भी क्या यही प्रक्रिया है? अभी क्या कुछ होना है 11 बजे से पहले, अगर आप ये बता पाए हमें। हाँ प्रीति, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि कमोबेश वही प्रक्रियाएं होती हैं जो कि बजट के दौरान होती हैं। और जो आपने हलचल की बात की, चूंकि अभी मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मकर द्वार से प्रवेश किया है वित्त मंत्री ने। इसके अलावा जो वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वित्त राज्य मंत्री हैं, इन लोगों ने प्रवेश किया है। कैबिनेट का अप्रूवल होगा 11 बजे से, फिर बजट भाषण वित्त मंत्री पढ़ेंगी। और ये पहले जो होता था, बजट की कॉपीज आती थी और वो यहाँ पर रखी जाती थी पार्लियामेंट के परिसर में, फिर वो अंदर जाती थी। लेकिन अब आप जानते हैं कि प्रीति, पिछले कुछ समय से बजट को डिजिटाइज कर दिया गया है। तो एक टैबलेट के माध्यम से भी पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा था, तो इस बार भी ये जो डिजिटाइज तौर पर बजट वो पढ़ेंगी, वो अपनी एक टैबलेट लेकर यहाँ पर आई थी और उसी टैबलेट के को लेकर जो पहले एक हमने देखा था, एक सूटकेस, ब्रीफकेस एक निशानी हुआ करता था बजट का, लेकिन अब वो बदल चुका है। अब वो एक टैबलेट के शक्ल में अख्तियार हो चुका है और अब वो टैबलेट लेकर वित्त मंत्री अंदर चली गई हैं। जी विक्रम, आपने जानकारी दी और आप वहाँ पर लगातार बने रहें, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। अभी तक की अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बात चल रही थी नविक्रम के पास जाने से पहले आधारभूत ढांचे की। लगातार आधारभूत ढांचे में किस तरीके से काम किया जा रहा है और मजबूत देश के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा बेहद आवश्यक है। लेकिन कल अगर अभिभाषण की बात करें राष्ट्रपति के, तो उसमें एक जिक्र इस आधारभूत ढांचे के केंद्र में पर्यटन और हमारे पर्यटक के जो नए आयाम विकसित हुए हैं, जिसमें राम मंदिर भी है, उसका जिक्र भी राष्ट्रपति ने किया। क्या ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं परिदृश्य को बदल सकता है इस तरीके का पर्यटन? बिल्कुल, पर्यटन के मामले में ये कहा जाता है कि अगर उसमें निवेश $1 का हो तो जो रोजगार का सृजन होता है वो कई लोगों को मिलता है और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो इस बार कुछ स्तर पर चर्चा हुई है कि इसे टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। होटल्स जैसे हैं, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा उसमें पूंजी निवेश हो तो उनमें जो साधारण इंडस्ट्रीज़ की जो बात है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी रेट नहीं हो करके उसमें
इंडस्ट्रियल रेट पर विद्युत की पूर्ति की जाए और टैक्स वगैरह के मामले में भी उन्हें छूट दी जाए कुछ हद तक। तो इससे बढ़ावा मिलेगा और इसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, रोजगार का सृजन बहुत त्वरित गति से होगा। तो सिर्फ अयोध्या की ही बात नहीं, और भी हर राज्य में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की ओर से भी पहल की जा रही है। नए नए जो जगहें बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थी उन्हें भी डेवलप किया जाए और उन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए और इंटरनेशनल टूरिस्ट दोनों के लिए विकसित किया जाए। तो जैन जी, जो आप इंडस्ट्री का दर्जा की बात कर रहे हैं टूरिज्म को लेकर और हॉस्पिटैलिटी को भी अगर हम इंक्लूड करें, क्या समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को हम कैसे समझें, क्योंकि इसकी डिमांड हो रही थी, इसको आप बताइए, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा और कितना पड़ेगा? एक बात है, जैसे टूरिज्म के एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है होटल। होटल इंडस्ट्री को अगर आप अलग से देखें तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे की खपत होती है सबसे ज़्यादा होती है, उसमें कमर्शियल रेट लगाया जाता है। ठीक है। और इंडस्ट्रियल रेट उससे कम है और डोमेस्टिक रेट सबसे कम है हमारे लिए। तो उनका ये उनकी मांग है कि इंडस्ट्रियल रेट पर उन्हें इंडस्ट्री डिक्लेयर करके इंडस्ट्रियल रेट पर उन्हें उनसे चार्ज की जाए। दूसरी बात, लेकिन उसके लिए अगर पर्यटन की बात करें, पर्यटन को कहीं ना कहीं हम आय का एक बड़ा संसाधन अगर हमें बनाना है तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लगातार जो है विस्तार लेता जा रहा है और कनेक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। और हमने कहा कि न केवल जो है बड़े शहरों को कनेक्ट किया जा रहा है सड़कों के माध्यम से, राजमार्गों के माध्यम से, दूर दराज के क्षेत्रों में भी, नॉर्थ ईस्ट हो गया या लद्दाख हो गया, वहाँ पर भी कनेक्टिविटी जो है वो सुलभ कराई जा रही है। बिल्कुल। देखिए, अभी तक पिछले अगर 8-10 सालों में देखें, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं तो उसका विकास बहुत अधिक हुआ है। और वो 10 साल पहले तक वो एक मतलब वहाँ अगर आप जाते थे तो लोग सोचते थे कि वो विदेशी है, उनका कोई खास कनेक्शन नहीं था बाकी जो सेंटर ऑफ दिल्ली या सेंटर ऑफ इंडिया है उससे नहीं लगा। अब वो सब जुड़ गए हैं। अब वो एक विकसित देश की एक इंगित करता है कि हम उस तरफ हैं। तो वो जो लोग जो हमारे भाई रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न में या देश के किसी दूर दराज, तो वो भी हमसे कनेक्ट हो गए हैं। तो वहाँ से ये विकास पे बहुत इसका बहुत असर आएगा और दिख भी रहा है कि ये है। तो सरकार ने बहुत समुचित प्रयास किए हैं सभी देश के नागरिकों, सभी देश के हिस्सों को, पूरी ज्योग्राफी को, द होल ऑफ इंडिया इज नाउ इन यूनिसन। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक इंगित करता है हमारे विकसित देश होने के लिए। और इससे हमारा जो अर्थव्यवस्था है उस पर पूरा असर पड़ेगा और जिसको जब चाहे जहाँ चाहे वो आराम से जा सकता है और ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है वो भी विकसित हुए हैं, इतनी रेलगाड़ियाँ, नई नई ट्रेन शुरू हुई हैं। तो वो क्या है, वो देश के विकास का एक परिणाम है, एक प्रतिबिंब है। तो वो जो प्रतिबिंब दिख रहा है कि विकास का प्रतिबिंब है, वो से हम सब लोग जुड़े हैं। और जब तक आपकी कंट्री यूनिटी में नहीं होगी आप एक विकसित देश नहीं हो सकते। और ये हमारा बहुत जरूरी काम है, उसको हम पहले भूल गए थे कई सालों तक। अब हमने पिछले 8-10 सालों में इसकी ओर ध्यान दिया है। और सिर्फ अर्थव्यवस्था काफ़ी नहीं है, ये सारी चीज़ें भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रही हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की आप बात करें तो प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जो है हवाई जहाज में सफ़र कर पाएगा। तो इस दिशा में क्या कुछ सरकार कर पाई है, कितनी सफल रह पाई है? देखिए, उसके लिए तो आप पर कैपिटा इनकम है वो आपकी इंक्रीज हुई है और वो तब हुई है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। और वो जो अगर ये क्वेश्चन ये है कि आपका साइज ऑफ द केक एक्सपेंड हो रहा है और ये वेल्थ क्रिएशन नहीं है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। पहले क्या था कि वेल्थ क्रिएशन तो हो रहा था लेकिन वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। अब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी धीरे धीरे हो रहा है। और जो जैसे 81 करोड़ आपने बात की कि 81 करोड़ देशवासियों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे, इसका मतलब वो पहले भूखे सो रहे थे। तो अभी हमारा यूनाइटेड नेशन का भी एक ये ध्येय है कि पूरे संसार में कोई भी ऐसा एक आदमी भी नहीं हो जो रात को खाली पेट बिस्तर पे जाए।
एक और हम लोगों का ध्येय था 2030 तक हमारी जो गरीबी है उसको आधा करने का ध्येय था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 9 बरस में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो माना यह जा रहा है कि हम वो अपना उद्देश्य, वो लक्ष्य समय से पहले ही जो है कहीं ना कहीं हासिल कर लेंगे। और जहाँ तक गरीबी की बात अब उठाई है प्रतिबिंब ने जैन जी, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी क्योंकि बार बार यही बात है कि बहुत कम वक्त है, अब 10:15 हो चुका है। सीधे मैं आपके पास आऊँगी जैन जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ अशोक सहगल जी जुड़े हैं, को चेयरमैन है CII नेशनल MSME काउंसिल के। अशोक सहगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही पलों का इंतजार और है, जो अंतरिम बजट है वो हम लोग के सामने होगा, क्योंकि MSME सेक्टर को आप और बहुत ज़्यादा बारीकी से समझते हैं सहगल जी। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, जो हमारी इकोनॉमी है अभी वो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री फोकस्ड है या सर्विस सेक्टर फोकस्ड है, इसमें MSME के रोल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और चैलेंजेस भी अभी बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार अगर इंटरिम बजट की बात की जाए? देखिए, इंटरिम बजट तो ज़रूर है, पर हमें इसमें बहुत उम्मीद है कि जैसे पिछले कोविड के बाद हमने देखा कि सरकार ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग को बहुत सहायता दी और बहुत पैसे भी प्रदान किए अपनी बजट में, ताकि वो अपना काम बढ़ा सकें और दोबारा लाइन पे आ सकें। हमें यही उम्मीद है कि ये सपोर्ट मिलती रहेगी गवर्नमेंट से इस इंटरिम बजट में भी, और इसके अंतर्गत जो लघु और सूक्ष्म उद्योग खास करके हैं वो बढ़ते रहेंगे और अपनी पूरी सेहत बना सकेंगे। और सरकार के खर्च करने से जो सप्लाई चेन होती हैं उसमें छोटी इकाइयाँ और मध्यम इकाइयाँ और सूक्ष्म उद्यम सारे अपना सहयोग दे सकते हैं और उसके थ्रू उनकी बिजनेस भी बढ़ेगी। और इससे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, खास करके जो बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं हैं, उनको भी आमदनी मिलेगी और इससे ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी और ओवरऑल GDP और इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। हमें उम्मीद है कि सरकार इसी तरीके से हमें सपोर्ट करती रहेगी। जी अशोक जी, अगर बात की जाए तो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 5 लाख करोड़ स्वीकृत किए गए हैं MSME के लिए। इस पर मैं जानना चाहूँगा ये कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरा, MSME सेक्टर के जो विशेषज्ञ हैं वो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि MS जो है, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री जो है, उसकी आवश्यकताएं, उनकी मजबूरियां, उनका उद्देश्य वो थोड़ा सा अलग है। तो उसको अलग करके देखा जाए या उसको अलग करके जो है नीति निर्धारित की जाए? क्या आपको लगता है कि इस बजट के दौरान इसको एड्रेस किया जाएगा या आने वाले समय में सरकार इस ओर ध्यान देगी? ज़रूर सरकार ध्यान देगी, और जहां सब सूत्रों से जो हम सुन रहे हैं कि इस पे विशेष ध्यान अभी दिया जा रहा है। हमारा एक सुझाव है मिनिस्ट्री का, हालांकि डायरेक्टली बजट से कनेक्टेड नहीं है, कि MSME मिनिस्ट्री में सूक्ष्म उद्योग के लिए, माइक्रो यूनिट्स के लिए एक सेपरेट सेल बनाया जाए, जिससे उनकी खास जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान दिया जाए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये एक पूरा इकोसिस्टम जो है इसमें सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मध्यम उद्योग और लघु उद्योग अच्छा काम करेंगे, उनकी बढ़ोतरी होगी, तो ये स्वाभाविक है कि जो सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो यूनिट्स हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ही सप्लाई चेन है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई आइसोलेशन में काम कर रहा है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि गवर्नमेंट की अगर अपनी बजट में अपना खर्चा बरकरार रखेगी तो सब वर्गों को फ़ायदा होगा, इकाइयों को भी और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी। बिल्कुल, यानी आप मान रहे हैं कि अभी पोटेंशियल और है, MSME पर लगातार फोकस तो है सहगल साहब। और अगर 2023-24 की बात करें तो 22,138 करोड़ MSME इंडस्ट्री को जो उस समय दिए गए, और जो पिछली बार से अगर देखा जाए तो 41% से भी और ज़्यादा था। यानी फोकस बहुत ज़्यादा है MSME सेक्टर पर, लेकिन आप मान रहे हैं पोटेंशियल और ज़्यादा है। क्या पॉलिसी लेवल पर कोई चेंजेस की बात है या कोई बड़ा रिफॉर्म आप सोच रहे हैं इस दिशा में, ताकि वो फुल पोटेंशियल हासिल किया जा सके? हाँ जी, ऐसे है कि जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं और जो स्कीम्स अनाउंस की गई हैं वो तो बहुत ही इनकरेजिंग हैं, पर आगे चल के ये भी बात होती है कि इनको ग्राउंड पे इसको इन प्रैक्टिस क्या किया जाता है, वहाँ पे जो रुकावटें हैं वो सरल कर दी जानी चाहिए,
ताकि जिसको ये ऋण की आवश्यकता है एक्सपैंड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, वो उनको सहूलियत से मिल जाए, कोई डिफ़िकल्टी ना हो और जल्दी से जल्दी मिल जाए, उनको ज़्यादा उसमें अपना डिले ना हो, क्योंकि डिले होने से जो समय होता है उसी समय पे अगर काम हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि ऋण वगैरह सैंक्शन और बजट में सैंक्शन करने के साथ साथ इस पे भी देखा जाए कि इनके जो प्रोसीजर हैं और इनका जो डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत और इजी बना जाए। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, ऑनलाइन काफ़ी फ़ायदे हुए हैं, पर ये इसी दिशा में अगर हम और बढ़ें तो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ खास करके बड़ा फ़ायदा उठाएंगी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर और सिस्टम में वो कंप्लाई कर सकें। हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर को जो है विस्तार दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं स्वदेशी का जिक्र बार बार आ रहा है, तो इसमें एमएसएमई सेक्टर की कितनी भागीदारी है और इस भागीदारी को और बढ़ाने के लिए भी सरकार से क्या एमएसएमई सेक्टर की कुछ मांग है, कुछ डिमांड है, कुछ चाहत है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें समय काफ़ी लगता है और शुरू में प्रोटोटाइप होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, फिर उसके ट्रायल होते हैं, और क्योंकि ये बहुत जोखिम के काम होते हैं तो इनमें बहुत इंटेंसिव टेस्टिंग, क्वालिफिकेशन, ट्रायल्स वगैरह होती हैं। इन सब स्टेजेस में R&D से लेके अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए इन सब में खास करके डिफेंस सेक्टर में बहुत समय लगता है, बहुत खर्चा होता है। तो हालांकि MSMEs काफ़ी एक्टिवली इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं DRDO वगैरह के थ्रू, फिर भी इस सपोर्ट इनको मिलनी चाहिए कि जो टेस्टिंग, क्वालिफिकेशन वगैरह है, R&D कर रहे हैं, उसमें जो सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो ये और तेज़ी से बढ़ सकेगा और इससे बहुत फ़ायदा होगा इन MSMEs को भी और देश में और अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और सेल्फ सफिशिएंसी में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब आपका संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए और जो एक्सपेक्टेशंस बजट से हैं उसके बारे में हमसे बात करने के लिए। जयंत जी, क्योंकि MSME की बात हो रही है, अगर हम बात करें 2023 के बजट की तो उसमें क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, MSME और जो विवाद से विश्वास स्कीम थी उसको कहीं ना कहीं रिवैम्प किया गया, कुछ टैक्स बेनिफिट्स थे जो उनमें और सुधार किया गया। आप कितना पोटेंशियल मान रहे हैं MSME में, और आपको लग रहा है कि अगर जिस तरह का जिक्र भी सहगल साहब ने भी किया, अगर ये बातें इंक्लूड होती हैं, क्या इंटरिम बजट में ये पॉसिबल है, और अगर ये इंक्लूड होता है तो MSME की तस्वीर और ज़्यादा निखर सकती है? देखिए, MSME का जो अंशदान है हमारी इकॉनमी में लगभग 50% MSME का आउटपुट है GDP में, और अगर एक्सपोर्ट्स में देखें तो लगभग 30% हमारे MSME के ज़रिए होते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी अर्थव्यवस्था के। तो MSME के विकास के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि MSME को की जो समस्याएं हैं, कई हैं समस्याएं, क्रेडिट जो उन्हें मिलना चाहिए वो लघु उद्योगों को और सूक्ष्म उद्योगों को नहीं मिल पाती है जितनी ज़रूरत है। मध्यम उद्योगों को कुछ हद तक वो मिल जाती है। तो ये जो समस्या है इसका समाधान होना ज़रूरी है, और इसके लिए जो सरलीकरण की ज़रूरत है, जो विकास और विश्वास की बात की गई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि अगर आप हर चीज़ में कोलैटरल मांगेंगे और हर चीज़ में अगर आप सिक्योरिटी का जिक्र करेंगे तो फिर उन्हें कोई भी ऋण नहीं मिल पाएगा। तो उनको एक सहारा देना पड़ेगा, एक विश्वास का हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके। और लास्ट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी जो है वो उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के बिना वो पीछे रह जाएंगे और फिर वैश्विक स्तर पर उनका योगदान जो है, अगर आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी में भी, वो कम होता जाएगा। बिल्कुल। प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन है एसोचैम रियल एस्टेट काउंसिल के। प्रदीप अग्रवाल जी, स्वागत है आपका संसद टीवी में, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी अपनी जो उम्मीदें हैं थोड़ा जाहिर कीजिए रियल एस्टेट सेक्टर की। जब हम बात करते हैं, हम प्रदीप जी इस समय डिस्कनेक्ट हो गए, हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने जो बात कही जयंत जी,
क्योंकि हम रियल एस्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रदीप जी भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, बात करेंगे। इंडस्ट्री स्टेटस की जब बात हो रही थी टूरिज्म को लेकर, जब हॉस्पिटैलिटी को लेकर, रियल एस्टेट सेक्टर भी ऐसा है जो काफ़ी टाइम से ये मांग कर रहा है कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा मिले। रियल एस्टेट के साथ भी कुछ हद तक समस्याएं जो हैं सो बराबर हैं, और रियल एस्टेट में अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है सरकार द्वारा, जिससे कि रेगुलेशन आया है, और अब जो उनके जो क्रेडिट नीड्स हैं, फाइनेंसिंग नीड्स हैं, उनके प्रति भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाउसिंग लेड जो जीडीपी का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो उसमें हाउसिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाउसिंग को लेकर लगातार कोशिशें भी चल रही हैं और बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। अशोक जी, मैं थोड़ा सा समझूंगी, आम आदमी ये कैसे समझे कि उसे क्या मिला है इस अंतरिम बजट में? क्योंकि सीधा सीधा हो सकता है हम टैक्स रिबेट ना देखें, सीधी सीधी कोई ऐसी बड़ी घोषणा ना देखें, लेकिन जो इनडायरेक्ट इफेक्ट आम आदमी पर पड़ता है वो कैसे समझे, और कितनी उम्मीदें इस बजट में आप कर रहे हैं? और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, जो बहुत लंबा चर्चा का विषय भी हाल फिलहाल चला है, वो है सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स की बात करना और फ्रीबीज, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा ये बात आप क्लियर करेंगे। जो हमारे देश में जो बिल्कुल बॉटम लाइन पे, बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो बिल्कुल ही निचले तबले के हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इनकम टैक्स में क्या रिबेट दी, क्या आपके स्लैब्स हैं, वो तो वैसे ही बेचारा टैक्स नहीं दे रहा। आप किसान है, अधिकांश 86% तो छोटे और सीमांत किसान है, उसको क्या फर्क पड़ता है आप 5 लाख रख रहे हैं कि 4 लाख रख रहे हैं कि 10 लाख रख रहे हैं, इट डजंट मैटर टू। तो अधिकांश लोग हमारे भारत में अभी भी ऐसे हैं जो इनकम टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप, अब मेरा जो है एक आधारभूत कि आपको डायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा ध्यान देना है इनडायरेक्ट टैक्स के। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि इसमें मूलभूत आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे, जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है, तो वो सिर्फ उनको लगना चाहिए जिनकी इनकम एक सर्टेन लेवल से, जो हमारे संपन्न देश के जो संपन्न लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं वो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव है, उस पे उसकी मार ज्यादा आती है। तो इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करना, सरकार का जो ध्येय होना चाहिए कि आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा देना चाहिए और दूसरे तरह के रेवेन्यू आप जनरेट करिए। और जहां तक आपने ये प्रश्न पूछा फ्री बी और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, अशोक जी, अभी हम थोड़ा सा बता दें दर्शकों को कि जब राष्ट्रपति के पास पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तब की ये तस्वीरें हैं, और किस तरीके से शायद मीठी दही खिलाकर जो है, खीर खिलाकर जो है शुभ काम की शुरुआत होती है भारत में, उस सांस्कृतिक विरासत और का कहीं ना कहीं निर्वहन करती हुई राष्ट्रपति ने खीर खिलाई वित्त मंत्री को, और वित्त मंत्री पर निगाह है पूरे देश भर की। और जैसा प्रीति ने बार बार कहा है कि कुछ ही देर का समय है, वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी, छठा बजट पेश करने वाली है, अंतरिम बजट है, लेकिन अंतरिम बजट के भीतर भी क्या कुछ विशेष, क्या कुछ खास निकल कर आता है, उस पर हम लगातार अपने विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। प्रीति, जो रियल एस्टेट की बात तुमने पूछी थी, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी कौंध रहा था, मैं उस पर जो है प्रकाश डालना चाहता हूँ विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं वो उतनी उस तरीके से इंक्रीज नहीं हुई है, और इसकी वजह ये भी है कि लगातार हम कभी कोरोना से पीड़ित रहे हैं, फिर आपने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में भी जो है लगातार बदलाव आता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, ये भी एक वजह है। रियल एस्टेट में क्या पिछले कुछ वर्षों में जो नीति निर्धारित हुई है सरकार की ओर से, अशोक जी, तो क्या डिमांड वहाँ पर बढ़ी है, जो एक चुनौती है सबसे बड़ी? देखिए, डिमांड बढ़ने का सब एक ही जरिया है, आपकी जो जीडीपी है वो आपकी एक्सपेंड हो, जो साइज ऑफ द केक बढ़े, और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर्याप्त नहीं है, उसका वेल्थ का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हो और इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सबसे मुख्य बात है। आप सिम्टम्स पे काम करते रहेंगे लेकिन उसका कॉज नहीं देखेंगे तो बात नहीं बनेगी, स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हमें इतनी जिज्ञासा रहती है या इतना हम जल्दी में होते हैं कि हम सिम्टम को ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कारण है उस पर करना है। तो उसके लिए मेरा तो बड़ा निश्चित मत है कि आप इनकम को, जो वेल्थ जो जनरेट हो रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्रिएट
करना अच्छी बात है, क्रिएट करेंगे तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन क्रिएट करते हुए वहां रुकना नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट। तो वहां पे जैसे प्रीति जी ने अभी क्वेश्चन पूछा कि साहब आप जो फ्री भी और जो वेलफेयर स्कीम है उसमें क्या अंतर। वेलफेयर स्कीम है कि वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो हमें देखना है कि हमारा कोई भी जो हमारे देश का नागरिक है कभी भूखे पेट अपने बिस्तर पे न जाए। तो वो मुख्य, वो सरकार उस पर समुचित काम कर रही है, प्रोग्राम है, पॉलिसीज हैं। और दूसरा है कि रोजगार प्रदान करना, और रोजगार के अलावा उसको स्किल की, जैसे हमारे जयंत जी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अब मुझे एक तरह तो बहुत अच्छी बात है, एमजी नरेगा में 14.7 करोड़ लोग हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे थोड़ा सा दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि अभी भी 10% से ज्यादा हमारे देश के लोग हैं जो 250 और 300 रुपए में काम कर रहे हैं। जी, सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं हमारी जेब भरी होनी चाहिए। हाँ, तो उनको अप स्किल करना है। यू अप स्किल द स्किल्स ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, और तभी हमारा देश उन्नत, और तभी डिमांड जनरेट होगी, और तभी हाउसिंग भी वो खरीद पाएंगे। अब ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, वो आपस में। एक कनेक्शन और है जयंत जी, वो है लोन का। एनपीए जो है एक चुनौती है बैंकिंग सेक्टर के सामने, और ये चुनौती और ज्यादा विकराल रूप ना ले, इसलिए थोड़ा सा हाथ कहीं ना कहीं रोक दिया है लोन देने में बैंकिंग ने। तो क्या वो एक जो है उस तरफ सरकार को काम करना चाहिए, और बैंक में इस बात का भी निर्धारण करना चाहिए कि आम लोगों को घर खरीदने में कम ऋण पर और सुलभ तरीके से लोन जो है मुहैया करवाया जाए। दो बिंदु हैं। एक तो 2018 के बाद जो रिकैपिटलाइजेशन हुआ बैंक्स का, और जो उनके बैलेंस शीट क्लीन अप कर दिए गए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हटाया गया, उससे बैंकों को बड़ी सहूलियत हुई है, उनकी जो लेंडिंग की क्षमता है वो बढ़ी है। तो बैंक इस समय उनको रुपयों की मतलब कमी नहीं है लेंड करने के लिए। दूसरी बात यह है डिमांड की बात, उसमें हाउसिंग में एक अनिश्चयता बनी रहती थी, खास करके रियल्टी क्षेत्र जो है ये नियंत्रित नहीं था, रेगुलेटेड नहीं था। तो रेरा के आने के बाद से अभी की जो परियोजनाएं ली जा रही हैं, खास करके बड़े शहरों में, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी, वो अब नियंत्रित हो रही हैं। इसलिए जो निवेशक हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं, उनका विश्वास बढ़ा है, ट्रस्ट बढ़ा है। और अब तीसरी बात यह है कि बैंक जो जिस रेट पर उन्हें देती है हाउसिंग लोन, उसे कम करना चाहिए कि नहीं। तो इसका तो सरोकार है कि साहब उसमें सब्सिडी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, गरीब तबके को छोड़ करके, और उसमें वो डिपेंड करेगा मार्केट फोर्सेस पर कि क्या रेट बैंक का होना चाहिए, इन्फ्लेशन कहाँ पर है, और उस लिहाज से वो चलेगा। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए अशोक जी, बहुत संक्षेप में। हाँ, ये जो मेरा जो निश्चित मत है कि आप 10% से ज़्यादा लोग हैं जो 250-300 रुपये प्रतिदिन पे काम कर रहे हैं 100 दिन के लिए, वो अच्छी बात है, क्योंकि वो उस समय ऐसी स्थिति थी कि उनको ये लेना पड़ा जॉब। लेकिन वो बहुत समय तक नहीं चलना चाहिए, उसको क्विकली आप उसकी जो स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करिए, ताकि उसकी सोसाइटी में उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़े, एंड देयरफॉर उसकी जो वेज रेट हाई हो, तभी ये सारे डेवलपमेंट का मतलब उसके लिए होगा। क्योंकि 250-300 रुपए में आप थोड़े से कम लोग हैं तो ठीक है, लेकिन 10% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं हमारे देश में, तो वो उसके लिए तो सोच चाहिए। और मुझे आशा है, और बल्कि मेरा ये विश है, मतलब मेरी ये तमन्ना है कि सरकार इसकी तरफ को ध्यान दे कि भाई उसको कैसे कर। और दूसरी बात, जो हमारा ये मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, उसमें क्या है कि उस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। तो कई बार जो उसका वेज रेट तो फिक्स रहता है, लेकिन वो अगर महंगाई ज्यादा हुई तो उसका रियल सेंस में वेज कम हो गया, तो ये कहाँ का औचित्य है। तो उसको भी, जैसे सरकारी मुलाजिम है, चाहे स्टेट के चाहे सेंटर के, उनका डीए से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको हर 3 महीने 6 महीने में उसको रिवाइज करिए, जो एमजी नरेगा में वेज रेट तय की है, ताकि कम से कम वो न्यूट्रल तो रहे। वो उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। प्रदीप अग्रवाल जी जुड़ गए हमारे साथ, चेयरमैन एसोचैम रियल एस्टेट काउंसिल। प्रदीप जी, शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे अभी हमने बात की तमाम चीज़ों को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर, इंडस्ट्री का दर्जा तो काफ़ी समय से आप लोगों की मांग रही है, लेकिन किस तरह से इस सेक्टर में और ज़्यादा बूम आए, क्या एक्सपेक्ट हो रहा है इंटरिम बजट में?
थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसकी काफ़ी वक्त से डिमांड रही है कि उसको इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे लगता है इंटरिम बजट है, शायद हो सकता है इसके अंदर वो जो फैक्टर है वो फैक्टर इन किया जाए या उसमें कुछ वक्त लगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वित्त मंत्री जी से, क्योंकि कॉमन मैन की जो पॉकेट है उस तक उन्हें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो खास करके 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को और एक कॉमन मैन को कहीं ना कहीं रिलैक्स देंगी, जिसके अंदर खास करके जो एक सेक्शन 24 के अंडर एक जो इंटरेस्ट, जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसके ऊपर मिलने वाली जो रिबेट है वो अभी 2 लाख रुपए है। मुझे लगता है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए, जिससे डायरेक्टली उसकी इनकम पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं रिबेट मिलती है। और दूसरी बड़ी बात, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत 2022 तक जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी उसको रोक दिया गया था। मुझे लगता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं, जैसा पीछे कुछ 6 महीने में एक इंडिकेशन भी मिले हैं कि फिर से वो स्कीम किसी न किसी रूप में चालू हो सकती है, जिससे एक जो कॉमन मैन है उसको जो इंटरेस्ट के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी है उसको बढ़ाया जा सके और जिससे उसकी EMI है उस पर बोझ कम किया जा सके। बिल्कुल। तो देखते हैं कि आखिर इंटरिम बजट है, जैसा आपने शुरू में भी कहा, उसमें क्या ये दोनों पॉइंट शामिल होंगे, इस पर ज़रूर नज़र रहेगी। इसके अलावा जो तमाम चिंताएं बायर्स की तरफ से भी रही हैं प्रदीप जी, हम देखते हैं कि लगातार इसको रेगुलाइज करने की कोशिश हो रही है, समय पर लोगों को घर मिले इसकी भी कोशिश हो रही है। एक बायर के नज़रिए से आप क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है बजट? देखिए, बहुत बेहतरीन जो गवर्नमेंट का मूव रहा रेरा का इम्प्लीमेंट करना, रेगुलेटर को ऑन बोर्ड करना, वो एक बहुत बेहतरीन इस इंडस्ट्री के लिए चीज़ रही है। 2017 के बाद की अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रोजेक्ट 2017 के बाद लॉन्च हुए हैं उसमें से लगभग 90% प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। तो रेरा ने कहीं ना कहीं बायर्स के जो मन में एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप किया है। देखिए कि आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो हुआ था, और पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम पर है। और ऐसा जब ही हुआ है कि लोगों के अपने घर मिल पाए हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं जो पीछे के बैकलॉग भी हैं, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जो स्वामी फंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की लोगों के स्टॉल जो घर थे उनको दिलवाने में। और शायद इस बजट में भी जो स्वामी फंड है उसको भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर इंक्रीज़ किया जाएगा। एक अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसमें बदलाव की भी मांग है क्या? प्रदीप जी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये विश लिस्ट हमारी बहुत लंबी है जी। इसके अंदर देखिए, आज अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें, मेट्रो सिटीज़ के सराउंडिंग की बात करें, सो जो घर हैं 45 लाख रुपए तक के, वो लेना कहीं ना कहीं असंभव की तरफ है। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है वो अब चेंज की जानी चाहिए। एक तो जो कारपेट एरिया है वो 60 मीटर तक है, उसको बढ़ाकर 90 मीटर किया जाना चाहिए। और जो प्राइस पॉइंट है कि 45 लाख रुपए तक के घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में रखा गया है, उसको बढ़ाकर कम से कम 75 लाख रुपए किया जाना चाहिए, जिससे एक जो कॉमन मैन है, खास करके अर्बन एरियाज में, मेट्रो सिटीज़ के सबब में रहने वाले लोगों को अपने घर का सपना पूरा हो सके। तमाम बातों का जिक्र